जैसे मैंने बचपन बहुत फेस किया, लोग बोलते थे ये तो ये है, ये तो वो है। मैं 5th क्लास में था, कंप्यूटर क्लास थी, मेरे क्लासमेट ने बोला ये तो गे है। साहिल, मैंने एक ना आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था कि पब्लिक प्लेस पे कुछ हुआ था। ओए तू एक ही पाके आए थे, बाहर निकल इस एक्सेंट में। मैंने बोला इनको भी बोलो अगर यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है उनको देखने में। हेलो एवरीवन, तो फाइनली आज हम अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात की है, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। ये कम्युनिटी हमारे बीच की ही है, बट इसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। और LGBT कम्युनिटी के लोगों को बहुत ही अलग वे से देखा जाता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है साहिल जैन, इसी कम्युनिटी से। एंड इनके बारे में जानिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने लाइफ में क्या क्या देखा है। और ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, जिम लवर। अपने आप को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक चेंज किया है। आई एम डैम श्योर कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप सबका नज़रिया बदलेगा, आप सबकी सोच बदलेगी। और यही हमारा एक मोटिव है कि हम इस पॉडकास्ट के जरिए सबको एजुकेट कर सकें। तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये देखें ताकि आप अपने बच्चों को इस बारे में सिखा सकें, इस बारे में एजुकेट कर सकें, उन्हें बता सकें कि हम सब नॉर्मल हैं, ये कोई अलग नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। साहिल, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया। साहिल, मैं जिस फेज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ ना, वो आप जानते हो। तो आज हम थोड़ा डीप भी जाएंगे इस बारे में, बट मैं पहले इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, ये LGBT कम्युनिटी क्या है। आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मेरे लिए? पहले तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है LGBTQA+। Okay. तो बेसिकली जो लोग कंफ्यूज कर देते हैं वो है जेंडर में और सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। तो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G इज़ गे, B इज़ बाइसेक्सुअल, LGBT इज़ ट्रांसजेंडर, Q इज़ क्वेयर, A इज़ एसेक्सुअल एंड प्लस इसीलिए बिकॉज इतने सारे टर्म्स हैं तो ये add उनको on ही हो प्लस जाएगा। में, हाँ प्लस में डाल दे। बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने टर्मिनोलॉजी जी ऐड करना कि जी जी जी। कौन से अल्फ़ाबेट पे क्या हो, तो इसीलिए तो प्लस लगा के छोड़ हाँ प्लस लगा के छोड़ दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस मेरी जो सोच है, मतलब सोच या मेरे को कह लो कम नॉलेज है, मैं ये समझता हूँ कि जो ये इसका मतलब ये है कि एक बॉडी में एक अलग सोल का होना, जो हम अभी बात भी कर रहे थे। तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि ये एग्जैक्ट क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझ रहे होंगे कि मैं मेल हूँ पर मैं फीमेल की तरह बिहेव कर रहा हूँ, या मैं फीमेल हूँ और मेल की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ। तो उसको कैसे हम... बेसिकली वही मेरी सेम बात हो गई है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर की बात है, अब जो लेस्बियन है उनको फीमेल सेम सेक्स पसंद होता है, बेसिकली सेम जेंडर पसंद होता है। और गे है उनको भी मेल पसंद आएंगे। जो ट्रांसजेंडर है वो बेसिकली क्या होता है उसमें कि वो बॉर्न अगर मेल हुए हैं बट उनको ट्रैप्ड, अगेन वही सेम चीज़ हो जाती है, पर वो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। या तो वो बॉर्न वैसे होते हैं या तो वो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो ओरिएंटेशन की बात अब मैं करूं, तो जैसे आप गे टर्म ले लो, हम सेम है, जैसे मेल्स होते हैं स्ट्रेट होते हैं वैसे ही हम सेम है। बट हमारी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हमारी प्रेफरेंस है, या लोग कह देते हैं कि हु यू स्लीप विद, वो हमारा सेम सेक्स के साथ है, बाकी सब कुछ सेम है। वो तो आपकी देयर इज choice नो है। डिफरेंस। तो बेसिक ये डिफरेंस है जेंडर में, एक मेल फीमेल और एक थर्ड जेंडर जिसको हम बोल देते हैं वो है ट्रांसजेंडर। अब लोग कंफ्यूज कर देते हैं गे को ट्रांसजेंडर के साथ। जैसे मैंने बचपन बहुत फेस किया, लोग बोलते थे ये तो ये है, ये तो वो है। तो वो एक जो खुद को भी टर्म्स नहीं पता थे, बिकॉज बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि ये तो ये है वो है, तो खुद को क्वेश्चन करता था। तो स्कूल में भी जैसे मैं वॉशरूम में जाता था, आई यूज टू गो टू द मेल वॉशरूम, तो जो मेरे क्लासमेट्स थे वो जाने नहीं देते थे, वो कहते थे तेरा वहाँ क्या काम है। तो बेसिक ये जो एजुकेशन है वो लोगों को है नहीं। उनको लगता है कि जो ट्रांसजेंडर है और जो गे है वो सेम है, सेम नहीं है। हम सेम है जैसे स्ट्रेट होते हैं, हमारी सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, हु वी वांट टू स्लीप विद। और जो ट्रांसजेंडर है उनका बिल्कुल अलग होता है, वो जेंडर अलग है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। आपको पहली बार कब फील होना स्टार्ट हुआ कि आप अलग हो या आपके इमोशंस अलग है? आई थिंक
अगर मैं किसी स्ट्रेट को पूछूं कि आपको कब पता चला आप स्ट्रेट हो, तो ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन होएगा। ऑब्वियस है। तो आई थिंक ये हमेशा से मेरे को पता था कि मैं गे हूँ। मतलब वो एक टर्म नहीं पता थी, क्योंकि हम ब्रॉट अप वैसे नहीं हुए, पढ़ाया नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया। पढ़ाया नहीं, हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, और ऑलमोस्ट इसको टैबू मानते हैं इस चीज़ को। तो मुझे पहले से ही, बचपन से ही, मेरी स्कूल में ना बहुत फीमेल फ्रेंड्स होती थी, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता था, वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल होती थी ज़्यादा। स्कूल में स्पोर्ट्स में मेरे को अलग बात है कि खेलने नहीं देते थे, कहते थे तू मोटा है, तू काला है, तू लड़कियों जैसा है। तो मेरे को स्पोर्ट्स में कभी करने इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होने दिया। मैं बहुत फैट रहता था, मैं सारा टाइम अपना गर्ल स्कूल्स के साथ, जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स होती थी उनके साथ ही बैठे रहना है, या तो आर्ट करते रहना है। मैं बचपन से पेंटिंग्स करता था। तो ये कंफर्टेबल जो उनके साथ हुआ, तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ। और मेरे को बार्बी डॉल्स बहुत पसंद थी बचपन से, और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी रोका नहीं मुझे बार्बी डॉल्स को खरीदने मुझे भी के बहुत लिए। पसंद थी बचपन में। मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब तक, बट मुझे लगता है काफ़ी 7th 8th तक मेरे पास बार्बी डॉल्स होती थी। मुझे कहीं ना कहीं पता था, और मेरे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाँ इसको इंक्लिनेशन है, इसको पसंद है, ये थोड़ा सा फेमिनिन है, थोड़ा सा लड़की वाला है। वो उनको आइडिया था ये चीज़ों का, पर उन्होंने कभी ऐसे वोकली मेरे को कभी फील नहीं कराया, ना उन्होंने खुद बोला। तो बचपन से ही पता था मुझे कि हाँ आई एम अ डिफरेंट चाइल्ड, मुझे पता चलता था। बट धीरे 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 मेरे को अभी भी याद है 5th क्लास में, मैं 5th क्लास में था, कंप्यूटर क्लास थी, मेरे क्लासमेट ने बोला ये तो गे है। और मेरे लिए गे वर्ड फर्स्ट टाइम मैंने किसी के मुंह से सुना। हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, कुछ नहीं था 5th क्लास में कि मैं ढूंढूं गे क्या है। 2-3 साल ऐसे ही निकले, किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि गे क्या होता है। तो बट पता था कि हाँ मैं डिफरेंट हूँ, मतलब मुझे लड़के पसंद है। कहीं ना कहीं 6th 7th में थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया था। हाँ। उस टाइम पे योर प्यूबर्टी इज देयर, आपको पता चल जाता है कि हाँ कि आपको ओरिएंटेशन में क्या चीज़ पसंद है। तो धीरे धीरे आई थिंक इट स्टार्टेड कमिंग आउट, एंड देन जब 9th 10th में हुए तो थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव हुआ मैं अपनी फीलिंग्स के लिए। आई स्टार्टेड लाइकिंग कुछ 1-2 लड़कों को, और मैंने एक आधी बार बोला, वो अलग बात है, जो भी चीज़ें हुई ना हुई। तो आई थिंक ये पहले से पता था, पहले दिन से पता था मुझे कि आई एम डिफरेंट। स्कूल में बुलीज तो बहुत होती है। स्कूल में बहुत बुली हुई। आई थिंक वही मैंने आपको बोला ना, सबसे पहली चीज़ मेरे को वॉशरूम नहीं जाने देते थे। बहुत बड़ा, आई थिंक ये बेसिक है। अब वॉशरूम तो कौन सोचता है यार किसी बच्चे को वॉशरूम नहीं जाने देना। और मैं घर आता था, मम्मा कहते थे सारा टाइम तेरा पैंट्स गंदा है, सूसू करता है, पॉटी करता है, सब कुछ बीच में। अब मैं उनको क्या बताऊँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, कभी बता ही नहीं पाता था। आपने कभी टीचर्स से नहीं बोला, कुछ भी नहीं कंप्लेन मेरे को अभी भी याद है 8th क्लास है, 8th क्लास में बहुत बुली होता था। मेरे को स्कूल में बहुत बुली करते थे, ना खेलने देते थे, ना शांति से बैठने देते थे। बैठता था फिर भी छेड़ देते थे कि शांति से भी क्यों बैठा है। 8th क्लास में मेरे एक सर थे, तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत डांटा कि तू पढ़कर नहीं आया, तू बहुत शार्प बच्चा है, बट क्यों नहीं। तो मैंने 8th क्लास में फर्स्ट स्टेप उठाया जब मैंने बोला कि मेरे क्लासमेट्स मुझे तंग करते हैं। मेरी जो जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि हाँ ये बच्चे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये लड़के हैं जो कि इसको बुली करते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप था जब मैंने स्कूल में फर्स्ट स्टेप लिया 8th क्लास। आई थिंक वो कहीं ना कहीं से टर्निंग पॉइंट था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार अगर डिफरेंट है सो व्हाट। मतलब टर्म्स तब तक अपने आप को लेबल नहीं किया था मैंने, क्योंकि आई थिंक मैं स्ट्रगल कर रहा था खुद अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, वही लोग कर नहीं पाते। स्कूल में बहुत बुली होता था। मैं किसी शॉप पे भी चले जाना है, कोई स्टेशनरी का सामान लेना है, लोग 10 बार ऊपर नीचे देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, या मजाक उड़ाते थे कि क्यों ये थोड़ी सी हरकत इसकी है। ये बुली वाला पेन बहुत गंदा होता है। मैं इस फेज से निकला हूँ, मेरा रीज़न कुछ और था, क्योंकि मैं एक विलेज के स्कूल से एक शहर के स्कूल में एंटर हुआ, तो वो शहरी बच्चे कह लो एक्सेप्ट नहीं करते अपने बीच में, तो वो एक अलग तरह का बुली था, बट वो भी एक पेनफुल था, बट उतना डीप मैं नहीं फील कर सकता जितना आपने नहीं। आई थिंक आपकी स्ट्रगल, आपकी जैसे आपने अपना स्ट्रगल के बारे में बात करी, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रगल आपके लिए वो आपके लेवल का डिफिकल्ट था। वैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल। उसके बाद हम कैसे उसे ओवरकम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने ना आपको बहुत पहले एक्सेप्ट भी करी और बहुत साथ दिया इस चीज़ में। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं उनको आइडिया था, तो मतलब उनको इतना टाइम नहीं लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और मुझे लगता है जो मेरे फादर स्पेसिफिकली अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो बहुत ब्रॉड माइंडेड के हैं।
उन्होंने, जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था, उन्होंने मेरे को मेरी सिस्टर्स को बोल दिया था कि आपने जहाँ शादी करानी है, आपका जो मन आप करा लो। मतलब मेरे को अभी भी याद है, 15 साल पहले कोई इतना ओपनली नहीं पेरेंट्स बोलते, वो भी लड़कियों को तो स्पेशली, अगर मैं अपनी बहनों की बात करूँ तो। जब मुझे याद है कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि कम आउट की, तो मेरा वो फेज़ 2017 का थोड़ा डार्क था, क्योंकि थोड़ी कंपनी ख़राब थी और मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जैसे भी सिचुएशन है, क्यों है, मैं क्यों हूँ ऐसा। और अगर मैं हूँ भी तो मैं दूसरों को देखता था, सब सेटल हो रहे हैं, मेरे को उनके सेटल होने से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे होता था मेरा भी टाइम है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेटल। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा एल्कोहलिक स्टेज में चले गया था, मेरी कंपनी ख़राब हो गई थी जिसको बोलते हैं। तो अभी भी याद है जब मैं कम आउट किया था मैंने, वो आउट ऑफ एक्सीडेंट हुआ, टू बी ऑनेस्ट। कैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और मैं आया घर, और मेरे घर पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है ये चीज़ें, अल्कोहल एंड ऑल दैट, एज अ जैन फैमिली, एज अ जैन फैमिली ऑल्सो, और वैसे भी एक्सेप्ट नहीं है। और मुझे खुद आज लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नॉट दैट कि मैं जैन फैमिली से हूँ, मैं हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करता हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं आया, मैंने दरवाज़ा खटकाया उनको, और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उनको बोल दिया मैं गे हूँ। पहली चीज़ मैंने उनको बोल दी मैं गे हूँ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे पापा में कुछ दिनों से वो समझ रहे थे कि मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट में हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे थे कि मैं कब उनको बोलूँगा और वो कब मुझे। उन्होंने मुझे गले लगाया, 3-4 घंटे हम बैठे, मैंने डिस्कस किया, मैंने उनको सब बताया। मैं बहुत रोया उस टाइम, रात के 3 बजे थे, और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं स्कूल में ऐसे था, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम होती थी, आपको क्या पता, आपने कभी नहीं समझा। वो बिज़नेस में बिजी थे, वो हमारे लिए आज जो हम लाइफ लीड कर रहे हैं वो उस चीज़ को बनाने में लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत प्रेजेंस दे रहे थे हमें, बट उनको क्या पता था कि बच्चा ये स्ट्रगल में गुजर रहा है। तो दिस वॉज माई कमिंग आउट। जो आपको नहीं लगता कि जो आपने कॉलेज टाइम में किया, कि आपने उस टाइम पे जाके अपने डैड को बताया, वो अगर आप स्कूल टाइम में बताते तो और इजी होता आपके लिए? स्कूल टाइम में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। स्कूल टाइम में पता ही नहीं था, स्कूल टाइम में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी। हाँ। मेरे को लगता है सबसे बड़ा इशू जो हमारी कम्युनिटी में ये है कि लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और लोग आपको एक्सेप्ट कर और रहे ये क्यों होता है? ये मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के डर से ही होता है। सोसाइटी के डर से होता है, फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली सबसे ज़्यादा डर मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा था फैमिली का, मुझे सोसाइटी का था भाड़ में जाए। मेरे अंदर ये पहले दिन से था कि नहीं, मुझे फैमिली की एक्सेप्टेंस चाहिए। और टचवुड आज अगर मैं बोलूँ तो मेरे को फैमिली का फुल 110% सपोर्ट है, चाहे वो मुझे लेकर हो, मेरे पर्सनल कोई रिलेशंस हों या कोई डिसीजंस हों, वो सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि आपने इतना कम आउट किया है, आप बहुत चेंज। एग्जैक्टली। और मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर में हमारा फेयरवेल था और मुझे मिस्टर कॉन्फिडेंट का अवार्ड मिला। और इसलिए भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया था उस टाइम तक, क्योंकि मैंने अपना जो पेंटिंग्स हैं वो प्रोफेशनली एग्जिबिट करना शुरू कर दिया था। तो एक जो बच्चा किसी के सामने खड़ के बात नहीं कर सकता था, वो 100 लोगों के सामने आई कांटेक्ट करके बात करता था। आई थिंक पेंटिंग मेरी सबसे बड़ा बूस्ट था, जहाँ पे मैं लोगों को एक्सप्लेन कर पाता था कि यस, ये मेरा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। तो पेंटिंग के साथ कॉन्फिडेंस आया। फिर जब मेरे को वो मिस्टर कॉन्फिडेंट का अवार्ड मिला, अगले दिन मैंने सोच लिया था कि नहीं, मेरे लिए ये लाइफ नहीं बनी कि मुझे लोगों की बातें सुननी है बिकॉज मेरी ओरिएंटेशन क्या है। नहीं, मैंने अगले दिन ही जाकर जिम में एनरोलमेंट करा लिया और मेरे को 14 महीने लगे, मैंने 36 kgs कुछ रिड्यूस किया। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आपकी पुरानी पिक्चर्स देखी है, मतलब एक हेल्दी बॉय से आज एक जिम लवर। बता रहा हूँ ना मैं यार, इट्स वेरी नेचुरल। जब आप सारा टाइम एक सर्विलियंस के अंडर रहते हो और सारा टाइम आपको लोग पोक करते हैं, आपको एंजाइटी, बचपन जहाँ पे आपको चाइल्डहुड में जैसे बाकी सारे बच्चे खेलते हैं, आपको वो बेसिक राइट्स नहीं मिले खेलने के, सारा टाइम आपको स्ट्रेस रहता है। छोटे होते ही आप बिंज ईट करते हो, आप खाते रहते हो और आप अपने आप को लव नहीं करते उस टाइम, बिकॉज कोई आपको लव नहीं करता। आपको लगता है कि आप क्वेश्चन मार्क के अंडर रहते हो सारा टाइम, आपको लगता है कि शायद कुछ मेरे में कमी है। तो जब वो क्वेश्चन रहता है मेरे में कुछ कमी है, तब आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते। तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तब आपको लगता है नहीं यार, आपकी ओरिएंटेशन से अलावा आपके अंदर बहुत कुछ और चीज़ें हैं।
I You are must say above- कि आपने बहुत you are change किया above अपने your आप को। orientation। सिर्फ आप किसके साथ सोते हो ये आपकी लाइफ में डिपेंड नहीं करता, और ये आपको सिर्फ यही चीज से आप जज नहीं हो सकते हो। अब मेरे ख्याल से ये हमने किसके साथ सोना है क्या है, ये हमारी Exactly, पर्सनल ये लाइफ है, personal पर्सनल choice चॉइस, और है। ये इसका कोई पार्टी नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं एक के साथ सोऊं, मैं 10 के साथ हाँ। सोऊं, मैं जिस मर्जी के साथ सोऊं, मेरी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। इसको क्यों एक किसी के करेक्टर पे या आप उसको क्यों जज करने के लिए Judge वो कर एक रहे हो। मोड ऑफ कन्वीनियंस बना लेते हो। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने देखा यार जो मैं बचपन में नहीं कर पाया, अगर मैं आज सोचता हूँ कि अगर मैं बचपन में कोई स्पोर्ट कर रहा होता मैं बहुत एक्सेल कर जाता। अगर मैं अपने आप को आज देखूँ बिल्कुल। जैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बट ठीक है, मे बी वो डार्क स्पेस जो थी मुझे कहीं ना कहीं आज बूस्ट करने के लिए थी, मैं उसको एक ब्राइट साइड पे ले जाता हूँ। जिम में बुली होती है? जिम में टू बी ऑनेस्ट पहले बहुत बुली होती थी, अब इसलिए बुली मुझे नहीं लगती बिकॉज अब मैं परवाह नहीं करता। मैं जिम में जब आप भी परवाह नहीं करते, वो एक अलग चीज है, वो जिम में बहुत बुली अच्छी अभी बात भी है, होती पर है, होती है। बुली होती है। लोग अभी भी उस आप- चीज को समझ नहीं पाते। अब आपको मैं सिंपल बात कर लूँ, एक मेंस की लेगिंग्स होती है, टाइट्स होती हैं जो रनिंग के लिए होती है, मैं डालता हूँ, लोग उसको 10 बार देखते हैं कि यार इसने डाला क्या है। भाई मेन सेक्शन से बाय करी है, इट इज़ मेड फॉर मेन, अगर मैंने डाल भी ली क्या प्रॉब्लम हो गई है। उनको लगता है कि नहीं कुछ फ्लॉन्ट करना है, भाई फ्लॉन्ट करना भी, वी हैव दैट बॉडी, तो वाई नॉट टू फ्लॉन्ट। द होल Obviously. पॉइंट इज आज भी अगर मैं जिम में लेगिंग डालूं कुछ डालूं तो 10 बार लोग देखेंगे, शायद उनमें से 40% लोग होंगे आज भी मजाक उड़ाएंगे, 60% लोगों को या तो परवाह नहीं होगी या तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात ये अब लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, हाँ लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जो आज की जनरेशन है, इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल इन 20s, वो बहुत एक्सेप्टिंग है। मेरे खुद के नीज और नेफ्यूज़ हैं, बहुत एक्सेप्टिंग है। बट अगर आप परसेंटेज में पूछोगे तो 5 to 10% मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस है। आप किस चीज़ को एक्सेप्टेंस बोल रहे हो कि क्या हम वॉक कर रहे हैं तो लेट देम वॉक, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे आप लोग वैसे हम लोग हैं, आप लोगों की सर्वाइवल अगर इम्पोर्टेंट है तो हमारी भी इम्पोर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट कि एक्सेप्टेंस तब आएगी जब हम बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे यार ये अजीब है, ये नॉर्मल नहीं है, इनमें लोग अभी कुछ भी अलग सोचते हैं। है। अभी भी लोग सोचते हैं यार ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, एबनॉर्मल है। ये टर्म्स नहीं है हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए। आप उसको क्यों एक, हम तो नहीं पूछते कि मेल फीमेल में कौन टॉप है कौन बॉटम है, हम तो नहीं पूछते। तो हमारी ओरिएंटेशन को लेकर क्यों फिर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे कौन लड़का है कौन लड़की है तुम में से? अरे दोनों लड़के हैं तो दोनों हस्बैंड्स या दोनों लड़के ही होंगे ना। और साथ में जो प्रेफरेंस की बात है, अगेन वो हमारी पर्सनल चॉइस है, उसको हम क्यों डिस्क्लोज करें आपके साथ। हमारा जो अभी लॉ आया उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया हमारे लॉ ने, है ना। तो अब उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स है अभी भी। लॉ में एक्सेप्टेंस आई है नहीं आई है, बट आई थिंक जो मेन फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरिज, राइट टू इक्वालिटी, वो ज़ीरो है। हाँ वो अभी हमारे पास बेसिक राइट नहीं है मैरिज का। एक नॉर्मल बंदे, मैं डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं आप लोग नॉर्मल हो हम लोग एबनॉर्मल है। तो एक जो आई विल क्लियर इट और सिंप्लीफाई, जो हेट्रोसेक्सुअल हैं उनके लिए मैरिज इजी है, बिकॉज क्या है, ये तो हम बने ही इस चीज़ के लिए, बच्चे करो शादी करो। हमारे लिए बेसिक शादी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसी को ही एक्सेप्टेंस नहीं है। उसी को बोलते हैं कि यार सेम सेक्स मैरिज नहीं, इट्स नॉट लीगल। ये बहुत बड़ा ये सेटबैक है। ये हमारे नेशन में नहीं, ये ग्लोबली अगर हमको लगता है कि फॉरेन में एक्सेप्टेंस है तो हर जगह फॉरेन में भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक ये राइट टू जो इक्वालिटी बोलते हैं कि हर कोई इक्वल है, हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक नेशन में रह रहे हैं, बट फिर भी डेमोक्रेसी कहाँ है? हमें एक्सप्रेशन का हमारा कोई, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम कैसा फील करते हैं। एक्सप्रेशन से अगर आई वुड लाइक टू रिलेट, मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैं कोई भी पिक्चर्स डालता हूँ, लोगों को लगता है कि यार ये न्यूडिटी है, ये वल्गर है, ये अवेलेबिलिटी शो कर रहा है, ये अपने आप को दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। नहीं, आप उसको क्यों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे? आप उसको क्यों नहीं देख रहे कि हमारा एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है? हम भी एक पोएट है तो वो कविता लिख देगा, वो एक्सप्रेस हो गया। हमारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन शायद
विजुअली है। मैं शायद अपनी पिक्चर से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ व्हाट आई फील, मैं कैसा फील करता हूँ, मैं क्या आज मेरा अच्छा मूड नहीं है, मे बी मैं अपना कुछ न्यूड पोस्ट करूँ, मे बी इंस्टाग्राम ऑफ करे वो, दैट इज समथिंग एल्स। आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते, आपको करना नहीं चाहिए बेसिकली। तो आई थिंक एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुल तरीके से। जैसे मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया आप बोल रहे हो कि ऐसा कर रहे हैं, बट उसी सोशल मीडिया के जरिए लोग आज एजुकेट भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेके ना। डेफिनेटली उस चीज़ का पॉजिटिव भी है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अब नेटफ्लिक्स देख लो, आप कोई भी चीज़ें देख लो, वहाँ सीरीज आती हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आज की जनरेशन है या एडल्ट्स भी ले लो, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन भी ले लो, उन लोगों को लिए भी मोड ऑफ एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये एजुकेशन है उन लोगों को। जितने ये प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितनी देर तक हमारी कम्युनिटी के लोग इस चीज़ को सप्रेस कर लेंगे, सप्रेस कर। और जहाँ तक ये है रियलिटी है कि ये मीडिया ने ही इस चीज़ को ना थोड़ा एक गलत वे में दिखाया, जो 90s में दिखाते थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली उस पॉइंट पे आने लगा था। जो 90s में होता था वो था, अब ट्रांसजेंडर्स की बात ले लो, अब गेज की बात ले लो, उनको एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट लेते थे कि हाँ मसाला डालना है कुछ बीच में, उनका कुछ गिग डाल दिया, उनको बीच में डाल दिया, हंसी मजाक आ गई या कुछ भी हो गया। तो इसमें आई थिंक जो 90s के डायरेक्टर्स हैं, वो सब कुछ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों को डेफिनेटली, आई डोंट वांट टू पॉइंट एनीवन स्पेसिफिकली, बट हाँ उन्होंने उस चीज़ को गलत प्रोजेक्ट किया। वो उसको ये भी प्रोजेक्ट कर सकते थे कि हाँ वो लोग क्रिएटिव हैं, वो लोग अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से ऊपर हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उस चीज को भी प्रोजेक्ट कर सकते जो आज कर रहे हैं। एग्जैक्टली आज अगर दिखाते हैं, अगर किसी का प्रोफेशन कुछ भी है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी है। पर्सनल लाइफ हर किसी की है। अब पर्सनल लाइफ को आप कैसे तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, वो आज अगर मैं बोलूँ कुछ तरीके से डेफिनेटली बहुत अच्छे वे में दिखाया जाता है। लोगों को अवेयरनेस है, लोग इसीलिए भी नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को कि हाँ यार ठीक है, अगर हमारी प्रेफरेंस है तो उनकी भी प्रेफरेंस है। मुझे लगता है कि जो ये आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि हर चौक चौराहे पे ट्रांसजेंडर लोग मांग रहे हैं, या उसके पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी का हाथ है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें जॉब नहीं दे रहे उस प्रोफाइल पे। वही एक रीज़न है उनके वो काम करने का, और उसी को फिर हम गलत बोल रहे हैं। एक साइड हम एजुकेट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल है हमारी तरफ, एक तरफ हम उन्हें अपनी कंपनी में जगह नहीं दे रहे, अपनी लाइफ में अपने साथ बैठने नहीं दे रहे। तो इसको आप कैसे देखते हो? मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में 5-6 साल पहले बात आई थी कि मुझे अपनी फर्म में ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉय करना है, बट मैं कभी अपने घर पे बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कभी इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस वे में बिल्ट अप है कि आप किसी भी ट्रांसजेंडर से बात भी करते हो, वो कहते हैं कि यार इससे क्यों बात कर रहे हो। तो एक एजुकेशन नहीं है उन लोगों को, सबसे बड़ी चीज़। अब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऐसे ट्रांसजेंडर हैं, मुझे आई नो देम पर्सनली, जो एजुकेटेड हैं, कुछ अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। आप कितने लोग देख लो आज जितने भी सोसाइटी में हैं कि वो लोग वेल ऑफ जॉब्स में हैं। तो हमारा एक जजमेंट का बेस हो जाता है यार वो तो बस पैसे मांगने के लिए बने, या तो किसी की शादी वादी में आ गए नाचने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा बन चुका है ट्रांसजेंडर्स के लिए देमसेल्व्स की। हमारे को बोलते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, हमारे को खाना है, हमको भी पेट भरना है अपना, तो किस मोड से वो भरें? ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना उनको अपना मोड ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, तो उनको भी एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है ना। चाहिए। अब मैंने देखा है ट्रांसजेंडर लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। हमारी फील्ड में अगर बात करूँ, जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट भी हमारी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल एक लड़की मेकअप करती है और एक ट्रांसजेंडर, बहुत ज़्यादा फर्क है। मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी पर्सनली कि जितने आई वुड सिंप्लीफाई द टर्म, जितने गेज हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, मैंने देखा है कितने डिज़ाइनर्स हैं। आप कितने फैशन डिज़ाइनर्स देख लो, आप कितने मेकअप आर्टिस्ट देख लो, आप कितने आर्टिस्ट देख लो, जितने ये हैं सब क्रिएटिव लाइन के हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों में वो क्रिएटिव स्ट्रीक होता है कि वी आर वेरी क्रिएटिव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ हम लोग क्रिएटिव होते हैं, उसे तराशने की ज़रूरत है। तराशने की ज़रूरत है। और अगर तो आप अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट करके अपना एक रास्ता खुद बना लेते हो फिर तो बहुत अच्छा है। नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है चीज़ों के लिए पुश आउट करने के लिए। अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हो, अगर आप दिल्ली जैसी जगह में हो, यू आर वेलकम, यू वेलकम लाइक एनीथिंग। आपके टैलेंट को वहाँ पे, अगर आप टैलेंटेड हो, नो मैटर आप कौन सी कम्युनिटी से हो, आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वहाँ पे टैलेंट देखते हैं।
तो आई थिंक टैलेंट का कोई जेंडर, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता। तो यही अब मुझे भी लगता है कि ना हमारी जो सोसाइटी है उसको इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट करे ना करे वो एक अलग चीज़ Exactly. है, उस चीज़ को छोड़ दो। बिल्कुल। एज अ ह्यूमन वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, नॉर्मल है, और हमें उसे हर जगह स्पेस देना चाहिए। आप हमारे वर्किंग प्लेस पे आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। Exactly, बहुत exactly. अच्छा, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, तो मैंने देखा है बहुत शार्प माइंड है, क्रिएटिव है। कभी कभी मेरे को आइडियाज दे देते हैं, तो हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा, तो वो चीज़ मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा निकल के आता है। हाँ, तो मेन यही है कि एक्सेप्टेंस की तो बात ये है कि आप नॉर्मलाइज कर दो ये चीज़ें कि कोई जेंडर, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ नहीं होता है। जैसे एक हेट्रोसेक्सुअल है वैसे ही हम लोग हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज जब हम कर देंगे, आई थिंक विल कम टू अ पॉइंट जहाँ सब कुछ इक्वल हो जाएगा। आप भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो वो आर्ट फॉर्म कैसे आपने निकाला अपने अंदर से कि यार मैं ये करूंगा, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है? मैं बचपन से करता था, मुझे अभी भी याद है। नर्सरी से यूकेजी व्हाटएवर जो छोटी क्लास होती थी, मैं तब से पेंट करता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी, अगेन मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं। मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास 500-600 ड्राइंग नोटबुक्स पड़ी होंगी, इस टाइम पर भी पड़ी होंगी कुछ तो, जिसमें से मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था। मेरे को कभी मेरे पेरेंट्स ने रोका नहीं कि इतने पैसे लग रहे, इतने लग रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे टैलेंट को पुश किया। मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन्स जीता। मैं स्कूल से जब हम +1 +2 में जाते, मैंने वहाँ पे भी अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी फाइन आर्ट्स लिया। मैंने उसके बाद अपने एग्जीबिशंस, जब अपने कॉलेज जब मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने एग्जीबिशंस लगानी शुरू की। मुझे पता था कहीं ना कहीं दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर। मुझे पता था कि ये एक मोड है अगेन एक्सप्रेशन का, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस वे से। मैं कॉलेज में जो भी फेस कर रहा था, मैंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं, मेरे को आइडिया नहीं था बट वो मेरी पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट करता था। मैं मास्क बनाता था जहाँ पे लोग अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था वो चीज़ कनेक्टेड है मेरी लाइफ से, और वो मैं एक्सप्रेस करता था अपनी पेंटिंग से। तो मैंने अपनी पेंटिंग को हमेशा अलाइव रखा। मैं अभी भी अपने बिजनेस में, मैं अपनी डिज़ाइनिंग में हेल्प करता हूँ। जो मेरा डिज़ाइनर है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, हम देखते हैं सब कुछ। तो मेरा जो आर्ट, मुझे लगता है जो बूस्ट मुझे लाइफ में मिला है वो 110%। फिटनेस तो बहुत बाद आई, पेंटिंग्स जो थी वो फर्स्ट डे से मेरे साथ रही, और वो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे पुश रखा उस चीज़ के लिए। आपके वर्किंग प्लेस पे आपको दिक्कत आती है? इनिशियली थोड़ी थोड़ी मुझे इसलिए लगी क्योंकि हम खुद कॉन्शियस होते हैं कि कैसे लोग देखेंगे। जब मैं प्रिंट शर्ट्स डाल के जाता था ना ऑफिस में, 1-2 एम्प्लॉयज़ ने पॉइंट किया कि ये पक्का मेल्स की है, तो मैंने उनको एजुकेट किया कि हाँ ये मेल्स की है, और कपड़ों में कोई जेंडर नहीं होता, इट्स जेंडर फ्लूइड। तो डेफिनेटली मेरे काम पर भी जाकर थोड़ा थोड़ा मुझे लगा, बट उनको फिर भी डर होता है ना कि हाँ बॉस है तो कुछ बोलेंगे नहीं उनको। तो आई थिंक वो लोग तो फिर भी, आई थिंक बहुत लीस्ट एजुकेटेड अनस्किल्ड लोग हैं जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है, वो लोग भी अब नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, उनको भी अवेयरनेस है। दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग ज़्यादा इस जेंडर को, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कोई भी और ओरिएंटेशन के, उन लोगों को भी, वो लोग भी अब अच्छे वे में देखने लग गए हैं इस चीज़ों को। उनको भी लगता है यार, आई थिंक वो लोग ज़्यादा हम्बल होते हैं, जो लेस एजुकेटेड होते हैं या वो लोग ज़्यादा हम्बल होते हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं। बस उन्हें एक सिखाने की जरूरत है, एक राइट पाथवे होता है ना कि हाँ ये इस वे में नहीं उस वे में, वो हल्का सा गाइडेंस की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक मुझे लगता है ये हमारे सबके साथ है। हमें अगर जब तक प्रॉपर एक बताया नहीं जाता ना, सिखाया, क्योंकि इस बारे में ना कभी किसी ने बात ही नहीं की, कोई बात ही ना घर में, ना स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे बात ही नहीं हुई है इस बारे में, इसलिए लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, वो फीलिंग्स, वो इमोशन समझ ही नहीं पाते कि अगला क्या फील कर रहा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे घर में ये एक बात थी मेरे लिए, तो मेरे घर में रेगुलर बातें होती हैं इन चीज़ों की। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, अच्छा ये हुआ तो तुम कैसा फील करते हो ये चीज़ के बारे में। मेरा कोई ब्रेकअप हुआ तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं, बहुत ओपनली पूछते हैं, जैसे एक नॉर्मल किसी भी हेट्रोसेक्सुअल से पूछेंगे वैसे मेरे पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबली मुझसे पूछते हैं। तो एक ये बात है कि आपको ये बात नहीं है कि आपको लेस्बियन या गे के बारे में अपने घर में बात करनी है, बट आपको एक बेसिक एजुकेशन में ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ताकि उनको अपने फैमिली या पेरेंट्स के पास जाकर ना ये चीज़ पूछनी पड़े कि क्या है ये चीज़। बात बताओ, ये तो आपकी बात थी तो आपकी फैमिली समझ गई, ये अगर आपके किसी फ्रेंड की होती
तो वो समझते, वो एक्सेप्ट कर पाते उस चीज़ को, आपको लगता है? अब मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, जैसे उनकी फैमिलीज में भी पता है कि हाँ आई बिलोंग, आपको एक्सेप्ट किया उन्होंने? उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई फ्रेंड कम्युनिटी से है, उनके घर में शायद आपस में उनको ट्रबल होएगा या स्ट्रगल होएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वो मुझे बाहर तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ चल ये उनके घर की बात नहीं है। जब मुझे डर है कि अगर उनको पता चले कि उनकी फैमिली में वो केस है, आई डोंट नो किस वे में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। साहिल, मैंने एक ना आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था कि पब्लिक प्लेस पे कुछ हुआ था, वो बताओगे आप क्या हुआ था उस समय? हाँ, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने गया था किसी लुधियाना की मार्केट में, एंड मुझे भी याद है कि हम वैसे ही जैसे स्ट्रोल कर रहे थे, हम घूम रहे थे अपना, और वीकेंड था, जैसे वीकेंड पे नॉर्मली कोई अपना शॉर्ट्स में घूम सकता है वैसे ही घूम रहा था मैं भी। एंड मैं किसी कॉफ़ी शॉप में गया अंदर, और वहाँ से गार्ड्स आए बाहर, ओए तू बाहर निकल, इस एक्सेंट में। पहले तो मेरे को हैरानी हुई, मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, कि आइडिया तो हो कि किस कारण से आपको बोला गया है, या तो आपने किसी को छेड़ा है या आपने कुछ वहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी है, कुछ तो हो। तो मैं कंफ्यूज था, मैं वहाँ पे थोड़ा इंटिमिडेट हो गया, मुझे था कि शायद पता नहीं किस चीज़ के लिए बोलना चाह रहे हैं। मैंने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं बाहर निकला, मैंने कहा चल अपने दोस्त को कि क्या मुंह लगना है, इधर चलते हैं। उन्होंने फिर मुझे पीछे से बुला, ओए इधर आ, तू एक ही पाके आए थे, बाहर निकल। ओके। मेरे लिए आई थिंक वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, किसी के लिए भी होगा डिसरिस्पेक्टफुल। मेरे को आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला। मेरे घर पे बहुत रिस्पेक्ट से मेरे को ट्रीट करते हैं, मेरे को बाहर काम पे बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे था। फिर मुझे समझ नहीं आया किस वे में ये इसने मुझे बोला कि ये वहाँ पे बिल्कुल एडजेसेंट वाले रेस्टोरेंट में 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने मेरे से भी ऑफ कोर्स छोटी शॉर्ट्स डाली हुई थी। मैंने बोला इनको भी बोलो अगर यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, वो कहते यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। फिर वहाँ से एक रेस्टोरेंट से एक लड़का आया, उसने शॉर्ट्स डाली हुई थी ऑलमोस्ट सेम लेंथ की, मैंने बोला उनको भी बोलो, कहते नहीं नहीं, कहते लड़कियों को हम नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है उनको देखने में, क्या तुम्हारी वो प्रेफरेंस की है इसलिए, लड़के को बोलो चलो। कहते नहीं नहीं वो परिवार वाले फैमिली वाले। मैं कंफ्यूज्ड कि ये क्या मोड ऑफ डिस्टिंग्विश हुआ कि तुम नहीं डाल सकते वो दोनों डाल सकते हैं। वहाँ पे 110% उसने मेरे को 3-4 बार ऊपर नीचे देखा, वो मेरे पे हंसा। पहले एक जना था, वो 6-7 बंदे और ले आया गार्ड उठा के कि मेरे को इंटिमिडेट कर देंगे, वहाँ से निकाल देंगे। मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट और मुझे हाइट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगा। मुझे लगा यार शॉर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी डाल सकता है, और यहाँ पे शॉर्ट्स डालने में क्या प्रॉब्लम है, ना वहाँ कहीं लिखा था कि यहाँ शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, या अगर मैंने डाले तो बाकियों के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं है वो। तो मुझे वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, जो कि लेटर ऑन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे अपॉलॉजी लेटर मिला कि ये आपके साथ बिहेवियर हुआ यहाँ पे गार्ड्स का। तो जो आपके उस समय हो रहा था उस सिचुएशन के बीच में, जैसे आप बता रहे 6-7 गार्ड आ गए, तो वो आसपास की पब्लिक ने किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कोई नहीं आया? मैंने आपको बताया ना, जो मेल ने डाला हुआ था शॉर्ट, मैंने उनको बुलाया, मैं कहा भैया 1 मिनट आना, कैन यू जस्ट टॉक टू हिम, बात करना है 1 मिनट। आप ये क्या बात कर रहे हैं? कहते तू अपना देख। मैं हैरान कि किस चीज़ के लिए। और जो लड़कियां खड़ी थी उनके साथ फैमिली वाले, वो कहते यार हम निकल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स अलाउड नहीं। पता मुझे बिहेवियर नहीं समझ आया वहाँ लोगों का। लोग वहाँ बैठे देख के हंस रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपको समझ आ रही है कोई किसी को बोल रहा है अनरीजनेबल, किसी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, इतना ऊंची ऊंची, वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है आप अटैक करो किसी पे, पर किस बेसिस पर? मैंने कोई चोरी नहीं करी वहाँ पे। उनको गार्ड्स को वहाँ रखा गया है ये देखने के लिए कोई किसी की लड़की को ना छेड़े, कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना करे। वहाँ के मार्केट के ओनर ने 3 क्वेश्चंस पूछे गार्ड्स को कि ये सब कुछ हुआ। कहते नहीं। कहते आपका क्या हक बनता है उस बंदे को ये बोलने के लिए, वो उतनी शॉर्ट्स डाले या उससे छोटी शॉर्ट्स डाले, आपका कोई हक नहीं बनता। मुझे प्रॉपर अपॉलॉजी लेटर मिली थी इस चीज़ के लिए। ऑनर आपके हक में थे वो? डेफिनेटली मेरे हक में थे, क्योंकि लॉजिकली ये कोई राइट बनता नहीं किसी का पहले तो कि क्या आप डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे। ऊपर से आप डिस्क्रिमिनेट किस बेसिस पे कर रहे हो? आप व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे चेकआउट करके मेरे पे हंस रहे हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आप मुझे इंटिमिडेट करना चाह रहे हो पब्लिकली? तो ऐसा तो पब्लिक पार्टीज या जो होती हैं अपने लुधियाना में, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती होगी आपको? हाँ, लोग अनरीजनेबली टच करते हैं, ट्राई करते हैं टीज करने को। आप इसके अलावा देखो मैंने कितनी बार ट्राई किया, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं दिल्ली से आते हैं या अदरवाइज भी,
मैंने अगर वीकेंड पे जाना हो कभी पार्टी में, मैं जा ही नहीं सकता वीकेंड पे तो स्पेशली, बिकॉज जितने यहाँ के हाई नॉच रेस्टोरेंट्स हैं उनकी स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं है। ठीक है, स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं। अभी रिसेंटली माई पार्टनर केम फ्रॉम दिल्ली, उसको जाना था कहीं पे कहीं पार्टी के लिए। मैंने बोला यहाँ हम जा ही नहीं सकते। मैंने कॉल किया एक रेस्टोरेंट में कि आई वॉन्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ये वो रिजर्वेशन कराना है। वो कहते सर स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं है। मैं वहाँ चले तो गया, मुझे पता था कि क्या होने वाला है। आई वॉन्ट टू जस्ट सी कि हाउ दे रिएक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू इट। फिर मैंने देखा, वो कहते सर यहाँ तो कपल एंट्री है, यहाँ स्टैग्स अलाउड नहीं है। मैंने बोला ये कपल है या कपल? वो 2 बार 3 बार घूरती रही मेरी तरफ कि कपल कैसे, मतलब वो अपने मैनेजमेंट को पूछ के आए, वो कहते सर ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। मतलब हमारे लिए बेसिक एंटरटेनमेंट सोर्स या आप एक पार्टी भी इंजॉय करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज वहाँ स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं है। मैं समझता हूँ उनके कुछ नॉर्म्स हैं कि स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं है, बट जो एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ वी आर कपल, तो आपको उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर इस बेसिस पे तो हम कभी घर से बाहर ही ना निकले। हमारे लिए तो बेसिक राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया। मतलब हम घर पे बैठे पाठ पूजा करें, बस वही उस चीज़ के लिए वी आर मेड, क्योंकि हम बॉर्न इस वे में हुए। वाओ, दिस इज़ नॉट द वे। साहिल हम थोड़ा डीप चलते हैं। जैसे मेरी फीलिंग मेरी वाइफ के लिए एक अलग है, वो एक प्यार वाली फीलिंग है मेरी वाइफ की मेरे लिए, मतलब कहने का मतलब मेल का फीमेल के लिए, फीमेल का मेल के लिए। Exactly. आपकी फीलिंग भी सेम है आपके पार्टनर के लिए? मतलब आप जो फील करना चाहते हो मैं वो समझना चाहता हूँ कि आप फील क्या करते हो। यू आर ओके विद कि हम आपके पार्टनर के बारे में बात करें? तो बेसिकली अब मेरी बात कर लो, एक जेनेरिक आप एक सेम कम्युनिटी की बात अगर कर लो, तो अगर कोई गे है तो उसको मेल पसंद आएगा। अगर कोई लेस्बियन है उसको लेस्बियन, फीमेल को फीमेल पसंद आएगी। तो इस वे में हमारी फीलिंग सेम होती है। जो आपको अपने पार्टनर के लिए फील होगा, चाहे वो इमोशनली, सेक्सुअली, मेंटली, किसी भी वे में हमारा सेम होता है। हमारा कुछ डिफरेंट नहीं है। लोगों को लगता है पता नहीं क्या इनमें हो रहा होगा, क्या डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम होता है, सब कुछ सेम। हमारी भी वही लड़ाई होती है, हमारा भी वही अच्छे मोमेंट्स होते हैं, सब कुछ सेम होता है। इट्स जस्ट दैट हमारी ओरिएंटेशन वो सेम सेक्स की है। ये चीज़ है। आपको आपका पार्टनर कब मिला? 2 साल हो गए। आई एम डेटिंग समवन। ओके, गुड। एंड हम किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे ऑनलाइन। और मेरे को कभी भी नहीं एंड ये मेरा लाइफ का फर्स्ट रिलेशनशिप है। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं किसी को मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका प्रोफेशन पसंद था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक रिलेशनशिप में आई विल एंड अप गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। एंड 2 साल हो गए। मुझे अभी भी याद है, हमने 4-5 महीने बात करी। हम किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं थे कि हमको मिलना है। पहले हमको था हम जान ले एक दूसरे को, फिर हम मिले। और मुझे अभी भी याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जाना था, मैंने घर पे बता दिया, मम्मा पापा मैं लाइक करता हूँ किसी को और मुझे दिल्ली जाना है उसको मिलने के लिए फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं उस टाइम तक बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका था पेरेंट्स को हर चीज़ को लेकर। तो और मुझे लगता था कि फर्स्ट टाइम में मुझे पता था कि हाँ he is the one I really want to see for life. And बस मैंने उनको बोला और मैं फर्स्ट टाइम गया। उसके बाद टच वुड, देयर इज नो लुकिंग बैक। प्रपोज किसने किया पहले? कोई ऐसे प्रपोज नहीं था कोई। मतलब कुछ स्पेशल तो होगा, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो उसे, तो कुछ आई थिंक मैं हमेशा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। कि दिल्ली में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, ये अजीब नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मेरी वाइफ बहुत है। हाँ, मेरा एक अपना तरीका है। Exactly. तो उसे लगता है कि मैं करता ही नहीं है। हाँ, तो ये हो जाता है। मुझे भी ये लगता था कि मेरा पार्टनर बिल्कुल नहीं करता एक्सप्रेस। बट विद टाइम उसने भी बहुत चेंज किया अपने आप को, मैंने भी चेंज किया, क्योंकि हम दोनों बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव था, मैंने ये सब चीज़ें करी। प्रॉब्लम्स आती है इनिशियली, बट देन हमको पता है कि हाँ दिस इज़ द वन, वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर इन द वे वी आर, एंड दैट्स हाउ इट इज़। फैमिली में दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली और उसकी फैमिली में? मेरी फैमिली में तो टच वुड देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले दिन से पता है कि उन्होंने मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं करी एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनको पता था आज नहीं कल कोई पार्टनर तो आएगा ही अल्टीमेटली। तो जब उनको पता चला कि मेरा ये पार्टनर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, उनको कोई ट्रबल नहीं आया। और जेन्युइनली वो बहुत अच्छा इंसान है। सबसे ज़रूरी जो बात है कि ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एंड मेरे पेरेंट्स पहली चीज़ यही देखते हैं कि कैरेक्टर का फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ हाउ गुड यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड उनको वो अच्छा लगा। एंड आई थिंक एक्सेप्टेंस में कोई इशू नहीं है। उसकी साइड पे थोड़ा सा अभी पता नहीं है चीज़ों का, आई थिंक विद टाइम हो जाएगा। लेट्स होप। या
आपके फ्रेंड सर्कल में कैसा है सब? मेरे फ्रेंड सब सर्कल नॉर्मल? बहुत एक्सेप्टिंग है, आप बिलीव नहीं करोगे, फैमिली से ज़्यादा मुझे अपने फ्रेंड्स कंफर्टिंग लगते हैं। ये कॉलेज डेज के फ्रेंड या स्कूल वाले? कॉलेज वाले भी, और आप बिलीव नहीं करोगे स्कूल वाले कितने ऐसे दोस्त हैं जो आज उठ के आते हैं और बोलते हैं यार साहिल, वी हैव सीन बिल्कुल ही डिफरेंट साहिल नाउ, वेरी कॉन्फिडेंट, हु डजंट हैव रिग्रेट्स इन लाइफ। और स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जिम के काफ़ी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अब मेरे को 8 से 10 साल हो गए जैसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के, तो इतने सालों में जितने जिम्स चेंज किए सब फ्रेंड्स कंटिन्यू हुए। तो फ्रेंड्स ने कभी भी कोई प्रॉब्लम, उसके भी फ्रेंड्स रादर, उसके फ्रेंड्स बहुत एक्सेप्टिंग हैं, उसके फ्रेंड्स जितने भी हैं वो फैशन कम्युनिटी से है, कोई क्रिएटिव लाइन डिफरेंट बैकग्राउंड से है, वो सारे बहुत एक्सेप्टिंग। आई थिंक जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सोचते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें इतनी बड़ी है नहीं जिसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हाँ एक मेल फीमेल है, उनकी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो हमारी भी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो उसमें मुझे लगता है एक्सेप्ट करने वाली बात भी क्या है, क्या हम स्ट्रेट्स को बोलते ओ वी एक्सेप्ट यू, तुम स्ट्रेट हो? तो मेरे को लगता है ये ना बहुत वियर्ड बात है कि हम इस चीज़ को एक हवा बना दिया कि यार इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट वाला कुछ है नहीं, बस वी शुड जस्ट नॉर्मलाइज कि इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स अ पॉइंट। मैंने देखा है ना कि आपने तो बहुत खुल के बता दिया कि मैं हूँ गे, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, और वही रीज़न है कि बहुत लोग आपको खुले दिल से वेलकम भी करते हैं और आप नॉर्मल हो चुके हो सोसाइटी में भी। बट कुछ है जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अलग लाइफ जी रहे हैं या घुटन में जी रहे हैं। तो आपके सर्कल में भी है ऐसे कुछ? सी आई हैव कम आउट लाइक क्वाइट लेट अपनी एज में, मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखे, मैंने सब कुछ देखा है। मुझे लगता है कि जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं या मैं जिनको जानता भी हूँ, आई एम एक्वेंटेंस विद देम, है काफ़ी लोग, वो लोग मैं ये समझूंगा कि या तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट नहीं किया, सबसे पहली चीज़, या अगर उन्होंने सेकंड पॉइंट है एक्सेप्ट करा है तो उनकी फैमिली प्रेशर्स बहुत है, फैमिली प्रेशर्स है तो उन्होंने उस वे में भी अपने आप को आकर इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उनको होता है सोसाइटी क्या सोचेगी। फैमिली अगर एक्सेप्ट कर भी ले, सोसाइटी वाली बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि इनिशियली मेरे पेरेंट्स को, फादर को था यार सोसाइटी में क्या हो जाएगा, बट फिर मैंने उनको चीज़ें बताई कि मैं कहा नहीं आपके लिए, मैं उनको रियलाइजेशन थी मेरे पेरेंट्स को कि हाँ मेरा बच्चा पहले ज़रूरी है सोसाइटी से पहले। तो आई थिंक जिनको मैं जानता हूँ उनके या तो फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मैं नहीं बोल रहा कि हमें हर किसी को कम आउट करना चाहिए, कम आउट बहुत पर्सनल चॉइस है, हर किसी को डिक्लेयर नहीं करना कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कमिंग आउट की। पर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो एक गे है चाहे वो एक हेट्रोसेक्सुअल है। अपने आप को एक्सेप्ट करना कि आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, अगर आप डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट हो, इट इज़ व्हाट इट इज़, आप इसको नॉर्मलाइज कर दो ना। आप अपने लिए भी जब इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना देते हो यार मैं क्यों हूँ, आई थिंक वो एक फेज़ होता है जब आप उस चीज़ से निकल रहे हो, आपको कम आउट करना चाहिए अपने आप के लिए, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो उस चीज़ के लिए, तब आई थिंक एक्सेप्टेंस दूसरे से अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आज मुझे क्यों एक्सेप्टेंस है, क्योंकि लोग देखते हैं यार ये तो बड़ा कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, इसको कोई शर्म नहीं है बात करने के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बेशरम एंड कॉन्फिडेंस, एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, वो जब आप जर्नी पार कर देते हो ना अपने आप को एक्सेप्ट करके, वो तब आता है कॉन्फिडेंस आप में, और तब लोग देखते हैं कि हाँ यार ये डिफरेंस है बेशरम में और कॉन्फिडेंट में। सही, आपको क्या लगता है कि हम इसको कैसे एक सही पाथ दे सकते हैं, लोगों को कैसे एजुकेट किया जा सकता है इस चीज़ के बारे में, और इसको जो ये हम इतना बड़ा हवा बना चुके हैं इसको कैसे नॉर्मल करें? आई थिंक एजुकेशन इज़ अ बिग थिंग, मैं नहीं बोल सकता कि मेरे बोलने से कोई चेंज आएगा उसमें, बट एजुकेशन में अगर हम एक प्राइमरी स्कूल से बच्चों को थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना शुरू कर दें, इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, हम मेल फीमेल, अब जाके कहीं ना कहीं अदर आता है जेंडर में, अगर आप फॉर्म भरो वहाँ जाके अब आता है, तो अगर आप बच्चे को पहले ही बता दो कि हम क्या करते हैं स्कूल में, बॉयज़ आर सपोज टू वेयर ब्लू, फीमेल्स गर्ल्स आर सपोज टू वेयर पिंक, एक ये जो इतना कलर में भी हमने जेंडर को इतना वो कर दिया ना, जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों से बेसिक लेवल पे जो है एजुकेशन, वहाँ पर चेंज लेकर आएंगे, तब जाके चेंज धीरे धीरे ग्रो होगा। वो सही बोला ना, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे। तो एक बच्चे को ही अगर आप बताओगे कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये जैसे सब है वैसे ही सब कुछ है,
तो आई थिंक चेंज आएगा। आप अगर आप बोलो कि आप एक 40 साल के 45 साल के बंदे को एक्सप्लेन करने बैठो तो आई थिंक आपकी लाइफ निकल जाएगी। तो ये बेस रूट देखो कहाँ से चीज़, जहाँ पे लर्निंग ग्रोथ स्टेज होता है वहाँ पे चेंज आना चाहिए। और जितने जो हमारे मेरी एज के लोग हैं वो ऑलरेडी अवेयर हैं, उनको पता है कि हाँ ये चीज़ है। या मेरे से जो छोटे हैं दे आर वेल वर्स्ड, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जितने आ चुके हैं जहाँ पे मूवीज़ आती है, पीपल शुड टॉक अबाउट इट। यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे सिनेरियो इतना है या नहीं, बाहर तो लोग डिस्कशंस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, डिबेट्स करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस करते हैं कि अगर ये है तो क्यों है। तो हमारे कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है यार हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हर की लाइफ का पार्ट है। जैसे हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए हम इम्पोर्टेंट होने बहुत ज़रूरी है। इट्स अ सोसाइटी इज़ नेवर बिल्ड विद वन टाइप ऑफ पीपल। बिल्कुल। तो ये चीज़ को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और वो बेस रूट से। फाइनली साहिल, बात करके बहुत मजा आया मुझे एंड I really सच loved बोलूँ it. तो मैं बहुत चीज़ों में जहाँ पे मुझे लगता था कि कंफ्यूजिंग चीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। एंड मैं भी यही बोलूँगा कि ये बहुत नॉर्मल है, जिसको हमने normal. बहुत हवा बना दिया हुआ था। Yeah. और अब ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और फाइनली ये वीडियो देख के काफ़ी लोग इस चीज़ को समझेंगे। आई एम ग्लैड अगर ऐसा हो। Definitely होगा। मैं अगर वो कहते हैं ना डूबने वाले को एक तिनके का सहारा होता है, अगर मैं उतना सा भी एक्ट कर सकता हूँ, 10,000 लोगों में से भी कोई एक बंदा भी अगर पुश होके अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, करे। आई एम ऑलरेडी इन अ विनिंग स्टेज, मुझे लगता है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि होगा। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप मेरा मेन क्रक्स ये चीज़ करने का ये था, टू लेट पीपल नो हुएवर दे आर, क्योंकि हमारा स्ट्रगल ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोग जो नहीं हैं उनको समझने में टाइम लगेगा, तो जो ऑलरेडी हैं उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ एक्सेप्ट कर लोगे, लोग अपने आप समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम प्रोग्रेशन में हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डेफिनेटली। बट अगर वो प्रोग्रेस के लिए हम बैठे रहेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमको अपना एक स्टेप पहले करना है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग आवरसेल्व्स। डेफिनेटली साहिल, एंड हम जल्दी दोबारा एक और पॉडकास्ट करेंगे। आज का हम यही पे करते हैं वाइंड अप। और मेरे को सच में बहुत मजा आया। सेम पहला पॉडकास्ट इतना अच्छा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो डेफिनेटली दोबारा जल्दी मिलेंगे। सेम